हो गया। हेलो चो नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन क्लास का और वर्कशीट, इनको तो रेगुलर बेसिस पर आपने पढ़ना ही है। इनको तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है, रेगुलर रिवाइज करना है। बच्चे आज मैं थोड़ा सा चलो डिस्कस कर लेता हूं कि कितना टाइम मैथ्स को आपने देना है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो चलिए, क्या आप कर सकते हैं मैथ्स में थोड़ा सा 2-2 मिनट मेरा मन है आज डिस्कस करने का, क्या हम कर सकते हैं इसके में। देखो भाई, आपकी 1.5 घंटे की तो क्लास होती है, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है, ये तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, मान लो एक क्लास में हम 15 क्वेश्चन भी करते हैं, तो 15 क्वेश्चन हमने एक क्लास में किए, 1.5 घंटा आपका यहां इन्वेस्ट हो गया। अलग से इसके अलग आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको 10 क्वेश्चन किसके देता हूं, 10 क्वेश्चन देता हूं बच्चे वर्कशीट के, है ना। 10 क्वेश्चन किसके जाते हैं? वर्कशीट के, वर्कशीट के, वर्कशीट के 10 क्वेश्चन जाते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन वर्कशीट के आपने करने हैं, कितनी देर में हो जाएंगे? मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट इनको करने में आपको लगेंगे, 45 मिनट। अगर आप ये क्लास को लाइव देख रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा क्लास में लगेगा, और अगर आप ये क्लास लाइव नहीं देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा बैक जाके, कोई क्वेश्चन को हल्का सा नहीं आया समझ में, हल्का सा बैक जाके हम उसको देखते हैं। ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं कि 2 घंटे आप इस 1.5 घंटे की क्लास में लगा लोगे। 45 मिनट में आप 10 क्वेश्चन, 45 मिनट ज्यादा कह दिया मैंने, कम ही लगेंगे, लेकिन चलो मैंने कह दिया कि 45 मिनट आप 10 क्वेश्चन करने में लगे। किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, मैंने कहा ना, सॉल्यूशन नहीं देखना है एकदम से। सॉल्यूशन हमने कोई क्वेश्चन देखा, हमसे नहीं हुआ, उसी इंस्टेंट पर आपने नीचे जाके सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपना टाइम उसमें लगाना है। सारा काम हमारे दिमाग की पावर को इंप्रूव करने का है। जो मैं कह रहा हूं ये काम करो, आप 10 दिन करो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मत देखो सॉल्यूशन, मत देखो आंसर, सोचो उसके बारे में, गलत करो, रफ कॉपी में काटा पीटी मचा दो खूब, जितना आप मचा सकते हो। जब आपको लगे कि यार अब अंत हो गई है, अब नहीं आ रहा समझ में, तब जाकर सॉल्यूशन देखो। और हर सवाल, हर उस सवाल जो आपसे नहीं हो रहा, उसमें यही आपने करना है। हम स्टूडेंट्स की, आप स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सवाल पे गए, नहीं हुआ, अगली 2 सेकंड में हमने उसका आंसर देख लिया। भाई उस सवाल को दिमाग तक जाने दो, दिमाग को उसके ऊपर काम करने दो, उस सवाल के ऊपर दिमाग को काम करने दो आप, है ना। तब दिमाग काम करेगा तो दिमाग को आदत पड़ेगी, नहीं तो दिमाग की आदत खराब हो जाएगी। ऐसे आंसर देखने पर दिमाग की आदत खराब हो जाएगी, वो आराम के आदत पड़ जाएगी उसको। दिमाग को आराम की आदत पड़ गई ना, तो फिर चीजें आप सीख नहीं पाओगे। दिमाग से काम करवाओ हर सवाल में जो आपसे नहीं होता है। तो 45 मिनट 10 क्वेश्चन में लगी आपको, और फिर से आपने इस जो 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ये 15 क्वेश्चन का आपने अगेन रिवीजन करना है। इन्हीं 15 क्वेश्चन का आपने अगेन रिवीजन करना है, और इसके लिए भी आपने 45 मिनट ही लगाने हैं। रिवीजन यानी कि वीडियो नहीं देखनी है आपने, जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं ना, उन सवालों को वहां से खुद से देख देख कर खुद से सॉल्व करना है आपने। ओके देखो, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि जो मैं वर्कशीट देता हूं उनके नोट्स निकलवा कर आप अपने हार्ड कॉपी निकलवा कर रख सकते हैं स्टेपल मार के हर क्लास की, तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन में तो रहेंगी ही रहेंगी। अब आप टाइम कैलकुलेट कर लो भैया, कितना हो गया? 2 घंटे यहां, 45 और 45 90 मिनट यहां। 90 मिनट का क्या मतलब होता है बच्चे? 1.5 घंटे। तो 2 घंटे ये और 1.5 घंटे आपका अलग से रिवीजन का, तो 3.5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग 3.5 घंटे तो आपको मैथ्स को देने हैं। अब 3.5 घंटे से ज्यादा आप कितना समय देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इन 3.5 घंटे से अलावा 1 घंटा आप मान लो कोई बुक अपने साथ लेकर चल रहे हो, है ना भाई, मान लो आपने बुक ले ली है वो, तो 3.5 घंटे इतना तो आपने सबसे पहले करना है। ये टाइम अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना कि कौन सी 45 मिनट वाला पार्ट मुझे कब लगाना है। सुबह मैं ये वाला 45 मिनट वाला पार्ट करूंगा, बाद में ये, और फिर 3.5 घंटे के बाद मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरा मिजान तो 4.5 घंटे तक मैथ पढ़ने का है, तो 1 घंटा आप बुक पढ़ सकते हो। मान लो हमने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया मान लो, लेट सपोज, तो नंबर सिस्टम
कि क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो बुक से, 1 घंटे हो जाए बंद करके रख दो, कल अगले 1 घंटे में खोलेंगे। तो ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं जो मैं पढ़ते टाइम में खुद फॉलो करता था। ओके, हालांकि मैं क्वेश्चन आपको इतने दे रहा हूं, नंबर सिस्टम में इतने क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। आप यूनिट डिजिट के मैंने कितने सवाल दिए हैं, किसी एक बुक में आपको इतने सवाल मिलेंगे ही नहीं। मैंने बताया ना, बहुत सारी बुक मेरे पास हैं, हर बुक से ढूंढ ढूंढ के मैं आपकी वर्कशीट, आपके अपनी तरफ से भी क्वेश्चन सेट करता हूं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, और क्लास नोट्स आपके तैयार करता हूं। तो इतना समय आप लोगों को 3.5 घंटे देना है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर आपको इतना समय समझ में आ गया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे देना है। और आप आज से ही, अगर आपने आज से पहले नहीं दिया होगा तो आज से इतना समय दोगे। मैं हर उस बच्चे से कहूंगा जिस बच्चे को मैथ सीखना है और मैथ्स का मास्टर बनना है। मास्टर ये मतलब नहीं पढ़ाने वाला, मास्टर मतलब होता है किसी चीज का, मतलब एक कुशल, आप, वर्ड मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर मतलब होता है किसी चीज में आप महारत हासिल कर लो, उसको मास्टर बोलते हैं ना। तो इतना समय तो बच्चे आपको देना ही देना है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अपने। क्या था हमारा टॉपिक भैया? क्लासिफिकेशन बच्चे हम पढ़ चुके थे, यूनिट डिजिट हम पढ़ चुके थे, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड चल रहा है। और एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। 3.5 घंटे तो मैंने कहा अपनी तरफ से, इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा टाइम दे सको वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है। ये 3.5 तो देना ही देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपका आपके साथ में है। संडे को क्या करना है? संडे को मैं एक स्पेशल क्लास कराता हूं, उसका रिवीजन करना है। और संडे को पूरे वीक में आपको लगा यार इस दिन की वर्कशीट को दोबारा कर लो, उस दिन की वर्कशीट को, ये आप कंटिन्यूअस आप मेरे साथ बैच के एंड तक चलो। बैच के एंड तक आप मुझसे खुद कह दोगे आके कि सर हटाओ, आपसे कुछ नहीं आता, अब हम पढ़ाएंगे, आप रिटायरमेंट ले लो, हिमालय पे चले जाओ आप, है ना। तो चलिए, फैक्टर्स में एक क्लास बच्चे हमारी हो चुकी थी, अभी ये टॉपिक्स भी हमारे बच्चे हुए। फैक्टर में अभी 2 क्लास और होंगी, एक आज की और एक इसके बाद वाली क्लास भी। तो फैक्टर का मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, निम्नलिखित में से किस में भाजकों की संख्या सबसे कम है? भाजकों की संख्या सबसे कम। बच्चे फैक्टर्स आपने बनाने हैं। अब 88 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं बच्चे? 88 को मैं तोड़ सकता हूं 8 गुणा 11, और 8 गुणा 11 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं तोड़ सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1। भाई देखो, मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाता हुआ जा रहा हूं। या तो 88 को आप ऐसे तोड़ो, आपकी मर्जी है, या फिर 88 को आप लिखो 8 गुणा 11, और 8 को आप लिखो 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1। और यहां से फैक्टर गुणनखंड कैसे निकलेंगे? पावर में 1 जोड़ दो। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 3 + 1 4, और 1 + 1 2, यानी कि गुणनखंडों की संख्या होगी 8। किसमें? 88 में। ऐसे ही 91 में गुणनखंडों की संख्या निकालो। 91 में गुणनखंडों की संख्या निकालने जाऊंगा भैया, तो 91 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 13, और यानी कि दोनों अभाज्य संख्या है, तो 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। भाई 7 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, और मुझे तो अभाज्य गुणनखंड ही करना होता है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। हो गया। अब अगर मैं यहां से गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो 1 और 1 2 गुणा इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 4। इसमें गुणनखंडों की संख्या है 4। अब आ जाओ आप किसमें? इसमें आ जाओ 96 पे। 96 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? 16 छिक्कम 96 होता है ना, 16 छिक्कम 96 होता है, और 32 तिया 96 भी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 32 तिया 96, 32 गुणा 3, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 5। भाई 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। आपको अगर ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करे ना, ये वाली जैसे मैं करा रहा हूं, तो आप 96 के इस तरीके से निकाल देना, 2 2 2 2 से करके, और फिर 3 से। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। ये भी आपको मैंने बताया है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं में तोड़ना है। 96 को 32 तिया 96, 3 अभाज्य संख्या अलग मिल गई, और 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। यहां से गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी भाई? 5 और 1 6, 1 और 1 2, ये आ जाएगी 12। बचा हमारे पास 99। भाई 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 को लिख सकते हैं 9 गुणा 11। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 9 गुणा 11। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 11 को लिख सकते हैं 1। तो गुणनखंडों की संख्या होगी 2 और 1 3, 1 और 1 2,
यानी कि 6। अब आप देख लो किस में गुणनखंड सबसे कम होंगे, किस में गुणनखंड सबसे कम होंगे। बच्चे आप कहेंगे सर सबसे कम गुणनखंड तो इसमें है 91 में, कितने 4, बाकी सब में अलग अलग हैं लेकिन उससे तो ज्यादा ही हैं। तो आपका आंसर कितना होगा प्यारे भाई, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 91। क्या होगा 91 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, चारों ऑप्शन आपने इसमें चेक करने थे। ऑल राइट, राम राम भैया, राम राम, वेरी गुड। n बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो n के धनात्मक गुणनखंड। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत 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 सरल सवाल है। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं। संडे स्पेशल में मजा आ गया ना। संडे स्पेशल जो क्लास हुई थी उसको मैंने आपकी एप्लीकेशन पे भी अपलोड करा दिया है और उसकी आपकी जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ, वो भी लगवा दी है उसमें क्लास में। और आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो विद आंसर की, वो भी मैंने अपलोड करा दी है। और बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूं, है ना। वो यूट्यूब की क्लास थी उसको एप्लीकेशन पे अपलोड करा दिया है, बोर्ड पीडीएफ भी वहां लगवा दी है क्लास के साथ, एक प्रिंटेबल फॉर्म भी आपको लगवा दी है। भाई आप पेड स्टूडेंट हो, आपको कुछ तो अलग मिलना चाहिए ना। हर संडे में हम ऐसे ही एक स्पेशल क्लास 2 घंटे की कम से कम किया करेंगे अपने यूट्यूब पर, मजा आ जाया करेगा। संडे में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे ना, ऐसे ही हर संडे में बहुत गजब गजब के क्वेश्चन मैं आपको कराया करूंगा। उसने कहा n बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, ये बेस अभाज्य होना चाहिए, बस इस बात का आपने स्पेशल ख्याल रखना है। ये जो बेस है ना ये अभाज्य होना चाहिए। सवाल ने कहा भैया n के गुणनखंड कितने हैं। देखो इसमें तो गुणनखंड पूछ रहा है, इसके बाद एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या होगा, यहां तो मैं गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड कितने होंगे ये तो आपने निकाल दिया। भैया पावर में एक जोड़ोगे 4, पावर में एक जोड़ोगे 3, आप कहेंगे 12। और मेरे सवाल आप समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूं, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, दोनों का जवाब आप मुझे दे दो। मैं हर सवाल में आपको सम और विषम गुणनखंड, ऑड एंड इवन फैक्टर निकलवाते चल रहा हूं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना भाई वो फिंगर टिप्स पे आ जाए, फिंगर टिप्स पे आपकी प्रैक्टिस आ जाए। सम गुणनखंड के बारे में क्या बोला मैंने बोला 2 को बाहर रख लो, 2 को उधार लो और बाहर रख लो, है ना भाई। तो यहां 2 की पावर 3 थी तो मैंने 2 को बाहर रख लिया, अंदर बचेगा 1 पावर कम, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। और इसमें टोटल फैक्टर कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। आप कहेंगे सर 3 3 9, कितना हो गया बच्चे 9। और विषम गुणनखंड के लिए क्या बोला था, क्या करना है, जो 2 की पावर है उसको ऐसे करके और फेंक देना है, यानी कि विषम गुणनखंड निकालते टाइम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है ना, हमें क्या करना है 2 को लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने 2 को लिया तो 2 गुणा होके क्या बना देगा, हमारे सम गुणनखंड बना देगा। ये बहुत डीप में और बहुत डिटेल में मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। 2 एक ऐसी संख्या है, उसे किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो आपको एक सम संख्या मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर मुझे विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर चाहिए तो मुझे 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहा तो भैया ये सम गुणनखंड जरूर बनाएगा और मुझे सम चाहिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो विषम गुणनखंड के लिए 2 को हटा दिया, जो पावर बची उसमें 1 जोड़ देंगे और आप कहेंगे सर विषम गुणनखंड हो जाएंगे 3। ये आपसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा लिया, लेकिन हमारा आंसर तो 12 बिल्कुल सही है। ये मैंने एक्स्ट्रा काम आपसे करा रहा हूं थोड़ा सा मैं, है ना भाई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं जल्दी से मेरे भाई, इसका जवाब आप दे दीजिए क्या होगा। 6300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। गुणनखंडों का योग क्या होता है, तसल्ली रखो, आप हमारे साथ हो और ऐसा हो सकता है कि हम आपको वो चीज ना पढ़ाएं जो आपके दिमाग में हो किसी चैप्टर को लेके। खुद बताओ आप इसका जवाब वही बच्चा देगा जिसने ये पूछा है कि गुणनखंडों का योग
कब पढ़ाओगे? ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ इस बैच में जुड़े हो और मैं कुछ चीज छोड़ के जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। फैक्टर्स में 3 क्लास मैंने क्यों रखी हैं? इसीलिए तो रखी हैं। एक क्लास में लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स को, गुणनखंडों की संख्या को एक क्लास में पढ़ते हैं भैया लोग, हम 3 क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो 6300 के विषम गुणनखंड विषम कारकों की कुल संख्या क्या होगी? विषम गुणनखंड भैया 6300 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? 63 गुणा 100, भाई 2 जीरो है, मैं तोड़ सकता हूं 63 गुणा 100। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये 100 को तो मैंने आपको लिखना सिखाया है, जितनी जीरो है उतनी ही पावर चढ़ जाती है, उतनी ही पावर चढ़ जाती है। और बच्चा 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 सत्ते 63, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, या 2 को पहले लिख, इसको 3 का स्क्वायर लिखो। अब नीचे सबको लाइन तारी से लिखो भैया, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा 7 की पावर 1। अब आप देखो 2 3 5 7 सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है विषम गुणनखंड, कारक मतलब गुणनखंड। लेकिन मैं आगे के जो सवाल पूछने वाला हूं ना, उनके आंसर निकाल दो। सभी लोग जो 18 आंसर दे रहे हैं ना, वो उनके आंसर निकाल दो जो मैं आगे से सवाल पूछने वाला हूं। और तुम जानते हो मेरे 2 सवाल आगे क्या होने वाले हैं। आपसे यहां विषम गुणनखंड पूछा है, पहली बार में तो मैं आपको विषम गुणनखंड आंसर निकालूंगा, लेकिन मेरे अगले 2 सवाल का जवाब तैयार रखना। बस क्या करना है? उठाकर फेंक के मारना है कमेंट में। तो यहां हमसे पूछा गया है बच्चे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड का मतलब है कि 2 हमारा पास में नहीं होना चाहिए। याद रखो, जब भी मैं विषम की बात करूंगा ना, ऑड की बात करूंगा बच्चे, याद रखना 2 को आसपास फटकने भी नहीं देना है। 2 को आसपास फटकने भी नहीं देना है। जब भी मैं किसकी? विषम गुणनखंड की बात करूंगा, 2 को फटकने भी नहीं देना है आसपास। तो विषम ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चा? ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे कि सर 2 को हटा दिया, बाकी पावर में +1 कर दो। 2 + 1 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। और मेरे अगले 2 सवाल के आंसर क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिए। तुम्हें कैसे पता अगले 2 सवाल मेरे कौन से हैं भैया? मेरा तो अगला सवाल ये है कि घर पे सब ठीक ठाक है और पढ़ाई ठीक चल रही है। ये है मेरे 2 सवाल। पहला सवाल है घर पे सब ठीक ठाक है और पढ़ाई ठीक चल रही है। दूसरा सवाल है तुम क्या 36 बता रहे हो भैया? टोटल 36 54 क्या कह रहे हो? क्या आंसर दे रहे हो भैया? आंसर तो बोलो। हाँ सर सब ठीक है, घर पे पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तुम कौन से आंसर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो? अच्छा तुम ये दे रहे हो टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर, चलो टोटल फैक्टर देख लेते हैं भैया। हमारे पास था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। मैंने क्या करना है? सभी पावर में एक एक जोड़ देना है। 2 की पावर 1 में जोड़ेंगे 3 भैया, 3 की पावर में जोड़ेंगे 2 में 3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे फिर से 3। 7 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे 2, 27 दूनी 54। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए 54। और अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा सम, यानी कि इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन फैक्टर के लिए क्या करना है? 1 2 भाई साहब को कॉमन ले लेना है। 1 2 भाई साहब को कॉमन ले लेना है। बचेगा क्या? अंदर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। भैया पावर में एक एक जोड़ दो। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। तो इवन गुणनखंड यानी कि सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 36। चलो ओके, कोई बात नहीं। इस सवाल का जवाब दो। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब बच्चा, पार्टी क्या होगा? वेरी गुड। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्माइल करते करते सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम। बिल्कुल स्माइल के साथ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कोई लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। आपको लगेगा यार इतना आसान है क्या मैथ? और लेवल भी आप देखो, जो बच्चे हैं वो लेवल भी समझ रहे होंगे कि लेवल क्या चल रहा है। बिल्कुल बेसिक भी चल रहा है लेवल, मॉडरेट भी, और वास्तव में बहुत अच्छा लेवल भी मैं आपको करा कि चल रहा हूं।
जितना अच्छा मैं एक बात बताऊं, अनुभव से बता रहा हूं, जितना अच्छा बच्चे हम अच्छे मूड में पढ़ते हैं ना, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, हर हर टाइम स्माइल करते रहो। हर टाइम मतलब स्माइल करने का मतलब ये भी नहीं सामने वाला ये कहे बेवकूफी है ये, मतलब स्माइल करने का मतलब है सामने वाला आपसे कैसी बात करे स्माइल करके, उसकी बातों को दिमाग में नहीं रखना। बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। सवाल है 1280 के विषम भाजकों की संख्या, ऑड फैक्टर्स बताने। पहले तो इसको फैक्टर में बदलो बच्चे। 1280 को लास्ट में जीरो दिख गया ना, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं, 128 गुणा 10। लास्ट में जीरो दिख जाए ना तो इस तरीके से कर दो। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। और 128 को याद रखना 2 की पावर 7 होता है, ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं। 2 की पावर 7 ही क्या होता है, 28 होता है बच्चा, है कि नहीं, होता है ना। 2 की पावर 7 होता है 28। अब 2 की पावर 1 इसमें जोड़ दो तो 2 की पावर 7 और 1 8 गुणा 5 की पावर 1। आपसे पूछा है विषम गुणनखंड। अरे विषम जहां भी नाम सुनो ना, जहां भी विषम ऑड नाम सुनो, 2 को पकड़ के फेंक देना है, 2 को पास भी नहीं फटकने देना है। ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड भाई ने पूछा है, सवाल भाई ने, तो सवाल भाई क्या कहेगा, विषम गुणनखंड यानी कि 1 + 1, आप कहेंगे 2, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, टोटल और इवन क्यों बता रहे हो, पूछा मैंने तुमसे। एक बच्चे कह रहे हैं सर टोटल गुणनखंड इतने होंगे, इवन इतने होंगे, सम इतने होंगे। मैंने पूछा तुमसे, यार बड़े एडवांस हो रहे हो यार तुम तो, होना भी चाहिए। देखा, मैंने पूछा आपसे 2 विषम गुणनखंड, मैंने ये भी नहीं कहा मेरा अगला सवाल ही है, लेकिन आप भर भर के कह रहे हो सर टोटल इतने होंगे, इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फैक्टर्स आपकी रगों में दौड़ने लगा है, और यही मैं चाहता हूं। सवाल है यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है, तो बताओ √(x + 3) का मान क्या होगा। सवाल को पढ़ो फिर से, बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। उसने कहा इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1440, यानी कि 1440 के टोटल फैक्टर्स की जो संख्या है उसको इसने x + 14 के रूप में लिखा है। तो आपने क्या करना है, आपने 1440 के टोटल फैक्टर्स, टोटल गुणनखंड निकालने हैं, उसको लिखना है बराबर x + 14, वहां से x का मान आ जाएगा। और उसने कहा बताओ भैया फिर √(x + 3) का मान क्या होगा। कर दो भैया, आपका प्राइम फोकस है 1440 के गुणनखंड कितने होंगे, 1440 के कितने फैक्टर्स होंगे, ये आपका प्राइम मोटो होना चाहिए। और जो भी 1440 के फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उनको x + 14 के बराबर करना है। वहां से x की वैल्यू निकाल के हमें √(x + 3) करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ भैया, यहां 1440 लास्ट में जीरो दिख गया ना, खुश हो जाओ। लास्ट में जीरो दिखा तो मैं इसको कैसे करूंगा, 144 गुणा 10, और 10 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 पंजे 10, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, 16 निम्मा 144। भाई ये सवाल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, 144 जिसमें आया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 16 निम्मा 144, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। बन गए फैक्टर सारे। भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5। भाई 4 और 1 5 हो जाएगी पावर। 3 की पावर 2 है, इसको ऐसे ही रहने दो। और बच्चा पार्टी 5 की पावर 1 है, इसको ऐसे यहां पर लिख दो। और यहां से मुझे टोटल फैक्टर्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। भैया हमें पता है कि हमने सारे बेस को अभाज्य संख्या बना लिया, तो जो इनकी पावर है ना, इनमें +1 +1 करके गुणा कर दो। 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 6 × 18 दूनी 36। भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 36। सवाल ने कहा कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो x + 14 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x + 14 का मान कितना होगा, 36। तो बच्चे यहां से x कितना आ जाएगा, 36 - 14, भाई ये आ जाएगा 22, आ जाएगा ना। x का मान 36 में से 14 घटाओगे 22। और उसने आपसे कहा बताओ √(x + 3) कितना होगा। x + 3 यानी कि 22 + 3, और 22 + 3 यानी कि 25, और 25 का मतलब है रूट के अंदर 25 का मतलब है 5।
सवाल को देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सवाल कितना आसान है, बस उसने पूछा घुमा फिरा के है। अभी तक हम सवाल कर रहे थे टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने होंगे हम निकाल रहे थे, लेकिन सवाल को उसने थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनाकर और तैयार कर लिया भैया रिसेप्शन में जाने के लिए। उसने कहा कुल गुणनखंड जो होंगे ना वो x+14 है। तो मैंने सबसे पहले कुल गुणनखंड निकाले अपने उसी 3000 साल पुराने तरीके से, 36 मिला। हमने इस 36 को x+14 के बराबर कर दिया तो x मिला हमको 22, और जैसे ही हमको x 22 मिला हमने कहा √(x+3) यानी कि 22+3 यानी कि 5 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लाओ 5-5 रुपए इसी बात के, जल्दी दे दो मुझे 5-5 रुपए इसी बात के। चलो उधार रहे मेरे तुम पे 5-5 रुपए, सिलेक्शन के बाद दे जाना। ऐसे अब मैं जोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर, लिख लेना। कोई भी अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा ना तुमको, उसके 5 रुपए 2 रुपए मैं जुड़वाता रहूंगा तुम पे, वो दे जाना लास्ट में। ये मैं भरोसा करके तुम पे छोड़ूंगा ये बात। देखो उसने कहा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है, k एक ऑड नंबर है, और k अगर एक ऑड नंबर है तो बताओ 8 की पावर 2 के, बच्चा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, इसका हमें एक फैक्टर बताओ। कितने फैक्टर हैं ये नहीं बताना, एक फैक्टर बताओ, वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। एक फैक्टर क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ने कहा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक फैक्टर, एक गुणनखंड बताओ जहां 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 पवन, अभिमन्यु, अभिषेक, कमल, विशाल, कुलदीप, कहां देख रहे हो तुम सारे के सारे भैया, बोर्ड पे देखो। एक गुणनखंड बताना है जहां k एक विषम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो k है ना वो एक ऑड नंबर है। अब आपने यहां k की वैल्यू रख के देखनी है बच्चे। सवाल के बारे में उसने बोला है कि k एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो k का मान कहां से शुरू होगा, 1 से, फिर 3, फिर 5, और इस तरीके से k का मान चलेगा। भाई विषम संख्या है, विषम संख्या तो कोई भी हो सकती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। मैं k की जगह रख के देखूंगा और ऑप्शन मैच करता रहूंगा, जो भी मुझे एक फैक्टर मिल गया वही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई k की वैल्यू सबसे छोटी विषम संख्या रखो, उसने कहा k विषम है, ऑड है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बचा, मैं k बराबर 1 पे रख के देखता हूं क्या मुझे मिलता है। तो यहां मिलेगा 8 की पावर 2 गुणा 1 यानी कि 8 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 1 यानी कि 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 64 प्लस 25 होता है 89। ऑप्शन चेक करना जरा, ये मिल गया, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। भाई k एक विषम संख्या है, मैंने सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख के चेक किया। भाई विषम है तो विषम तो कोई भी हो सकता है। आप k बराबर 2, 3 रख के देखना, आपको एक फैक्टर, एक गुणनखंड 89 जरूर मिल जाएगा। आप रख के देखो, एक गुणनखंड उसका 89 जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर उसके लिए 8 की पावर 6 और 5 की पावर 6 निकालनी पड़ेगी आपको, बहुत बड़ी संख्या पर जाओगे आप। इसलिए मैंने सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख के देखा, 89 फैक्टर मिल गया, सवाल हो गया। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां बताइए सवाल क्या होगा, बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब। भाई 81,900 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताइए। अब तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब तो आप खुद बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो।
देखो, आप इस 81,900 को ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, 81,900 ऐसे लिखो और इस तरीके से स्टार्ट कर दो। 2 चौके 8, 0, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 0। फिर आप 2 से जाओ, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर आप 2 से तो जा ही नहीं सकते हैं, 3 से जा सकते हैं क्या? 4 2 6, 7 6 13, 5 18, 3 से जा सकते हैं। 3 छिंग 18, 2 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से जा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जा सकते तो 5 से जाएंगे, 5 चौके 20, 2 5 पूरे 25, 2 5 पूरे 25। फिर 5 से जा सकते हैं, 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब 7 से जा सकते हैं, 13 सत्ते 91 हो सकता है। अब 13 से जाएंगे तो 13 एकम 13। तो यहां मुझे 2 कितनी बार मिला? 2 बार गुणा। 3 कितनी बार मिला? 2 बार गुणा। 5 कितनी बार मिला? 2 बार गुणा। 7 एक बार है, 7 की पावर 1। 13 एक बार है, 13 की पावर 1। आपने इस तरीके से इसके फैक्टर बना लिए। मैंने बेसिक तरीके से आपको बता दिया, इसको वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। अब हमसे कहा सम गुणनखंड। बच्चे सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर कहेगा तो 1 2 को उधार लेके बाहर रख लेंगे। अब 2 की पावर 2 है तो 1 2 को उधार लेके बाहर रख लेंगे। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। और इसके टोटल फैक्टर निकाल दो भाई। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2। सबकी पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर दिया तो कितना आएगा आंसर? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। आपका आंसर कितना आएगा? 72, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं कहूं कि आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करें यार? जब मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बता ही दिया है कि यहां अगर मैं 81,900 लिखूं, उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं 819 गुणा 100। और 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। भाई 100 का मतलब तो यही होता है। 819 में आप एक चीज देखो, ये संख्या 9 से कट रही है। 9 नाम 81, 9 एकम 9। तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 9 नाम 81, 9 एकम 9। और 91 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। और 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। बस 2 की पावर 2 को सबसे पहले लिखो, फिर 3 की पावर 2 को लिखो, फिर ये 5 की पावर 2 को लिखो, फिर 7 की पावर 1 लिखो, फिर 13 की पावर 1 लिखो। ऐसे करो आप तो एडवांस हो गए। अब आप तो एडवांस हो गए भी। आप ऐसे भी कह सकते हैं तब भी 72 आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं तब भी 72 आएगा। दोनों तरीके बता दिए मैंने, है ना? वेरी गुड, जवाब आपका बिल्कुल सही है। आपसे पूछा सम गुणनखंड, उसके लिए 2 को बाहर रख लिया, बाकियों के मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से, क्या जवाब होगा? बताइए 1800 के सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर कितने होंगे? बच्चे सभी लोग बताओ। 1800 के सम गुणनखंड यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? क्या आपका प्यारा सा जवाब होगा? क्या आपका प्यारा सा जवाब होगा? अच्छा, एक बार मुझे थम्स अप करके बच्चे वो लोग बताओ जो इस तरीके से चीजें फैक्टर्स बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। मुझे थम्स अप करके बताओ। मैंने कहा ना आपने अपने घर पे होमवर्क में रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है ऐसे। और अगर मैंने कहा है तो मेरा वचन ही मेरा शासन है। बात पे अमल करके वो चीज कर लिया करो। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ट्राई किए हैं घर पे ऐसे इस तरीके से फैक्टर बनाने में? बेशक आप लोग विफल रहे हो, मैं कह रहा हूं लड़ जाओ यार, लड़ जाओ। कब तक विफल होगे? हमेशा नहीं रहोगे। मैं सच बता रहा हूं, हमेशा एक बच्चा जो विफल हो रहा है ना, वो हमेशा विफल नहीं रहेगा। भाई भगवान की उससे कोई अलग से दुश्मनी थोड़ी। आप खुद सोचो, जो बच्चा विफल हो रहा है, जो बच्चा फेल हो रहा है, भगवान की कोई अलग से दुश्मनी थोड़ी है उसकी उससे कि भाई तुझे मैं जिंदगी में फेल ही फेल करता रहूंगा।
और इन लोगों को पास करता रहूंगा। भगवान के लिए तो सब बराबर है ना। आज विफल हो रहे हो, कल 100% सफल हो गए, कल नहीं हो गए परसों हो गए जरूर एक दिन, लेकिन उसके लिए लगा रहना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा उसके लिए। वेरी गुड, इतने सारे थम्स अप। देखो 1800 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 1800 को लिख सकता हूं 18 गुणा 100, और 100 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 जीरो हैं तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। भाई ऐसे कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ना ऐसे, 2 जीरो हैं तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। और यहां 18 को मैं क्या कह सकता हूं बच्चे, 2 गुणा 9, भाई 2 नाम 18 होता है, और 9 को कह सकता हूं 3 का स्क्वायर। बस देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। ये 3 की पावर 2 ही रहेगा और ये 5 की पावर 2 ही रहेगा। बस आपसे कहा सम गुणनखंड, और अगर मुझसे सम गुणनखंड कहा है तो मैं 1 2 को बाहर रख लूंगा। बच्चा 1 2 को अगर मैं बाहर रखता हूं तो भैया ये बचेगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और सब में 1 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, सबकी पावर में 1 1 जोड़ा, हमारा आंसर आ गया 27, ऑप्शन नंबर ए। अगर केवल सम गुणनखंड कहेगा, एक और तरीका बताऊं उसका, सम गुणनखंड निकालने का, कहो यस यस सर बताओ, चलो बताता हूं। सम गुणनखंड करने का एक तरीका, आप मुझे बताओ सम गुणनखंड में मैं क्या करता हूं, क्या स्पेशल करता हूं सम गुणनखंड में मैं? सर आप ये स्पेशल करते हो कि आप 1 2 को बाहर ले लेते हो, यही करता हूं ना मैं 1 2 को बाहर ले लेता हूं और जो अंदर बचता है उसके टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड निकाल लेता हूं। अगर मैं इस 1800 में से पहले ही 1 2 को बाहर ले लूं तो यह बचेगा 2 गुणा 900। बच्चे आप 900 के टोटल फैक्टर निकाल लो, वो सम ही मिलेंगे। भाई देखो मैंने क्या कहा, सामने देखो, सामने यस मेरी तरफ देखो, मैंने कहा कि 1800 के अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो और 1 2 बाहर लिख लो, जो अंदर बचेगा उसके टोटल गुणनखंड निकाल लो, यही कहा मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे 2 को अलग रखना ही है तो क्यों ना मैं 1800 को इस तरीके से लिखूं, 2 गुणा 900। 1 2 को मैंने अलग लिख लिया, अब मैं 900 के टोटल गुणनखंड निकाल लूंगा, वही मेरा आंसर होगा। और वो क्या होगा बच्चे, 900 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 100, और 100 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। बस टोटल गुणनखंड कितने आ गए, आपने क्या करना है, पावर में 1 1 जोड़ देना है, आप कहेंगे 27। भाई सम गुणनखंड में मैं 1 2 को अलग से लिखता हूं इससे उधार लेके, तो मैंने 1800 में से ही उधार लेके पहले ही लिख लिया, संख्या भी छोटी हो गई, 1800 की जगह 900 हो गई, मुझे इस तरीके से तोड़ने में भी कम दिक्कत हुई, हो गया सवाल। ये सेकंड मेथड है। तो आप कह सकते हो कि सर दोनों मेथड क्लियर हैं। वो 2 मैंने यहां पहले ले लिया और यहां मैं 1800 के निकाल कर यहां पर आकर 2 कॉमन ले रहा था। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को करिए। बताइए जल्दी बच्चा। 10,500 के समभाजकों की संख्या, आप 2 यहां कॉमन लोगे ना पहले, तो फिर हो सकता है कि ये 2 जीरो ना बचे फिर यहां, तो बढ़िया है आप 10,500 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करो, और जब संख्या पावर्स में बदल जाए तब 2 को बाहर ले लेना, तब भी ठीक है। नहीं तो यहीं से ही पिछले सेकंड मेथड की तरह 2 बाहर लोगे ना तो फिर चीजें 0 0 की नहीं बचेंगी लास्ट में। उसने कहा 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या। पहले तो आपने इनको तोड़ना है इस तरीके से बच्चे, 10,500 को या तो आप ऐसे तोड़ लो भैया, ऐसे गुणनखंड बना लो, 2 से जाएंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखो अब 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 3 से जाएगा क्या, अंकों का योग जोड़ना, क्या 3 से कट रहा है, 8 7 15 5 20, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से जाएंगे, 5 एकम 5,
5 तिया 15, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से जाएंगे 3 नाम 27। 3 से जाएंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3। भैया ये 2 है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 कहां है, 1 है। अच्छा 3 से पहले जा सकते थे हम, 8 7 15 और 5 20। 3 से कैसे चले गए, 5 एकम 5 3। हाँ मैं भी तभी तो कहूं 3 से कैसे चले गए, यहां से हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35, 2 5 पूरे 25। तभी तो कहूं 3 से तो हम जा ही नहीं सकते। फिर 5 से जाएंगे तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे 5 सत्ते 35 और फिर 5 से जाएंगे 5 सत्ते 35। अब 7 से जाएंगे तो 7 से जाकर 7 एकम 7। तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। और ये फैक्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, 10,500 है ना, आप इसको लिख सकते हो 105 गुणा 100। और 100 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। और 105 को लिख सकते हैं बच्चे 3 गुणा 35। 35 तिया 105 होता है, या 15 सत्ते भी आप कह सकते हो, 15 सत्ते 105। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। सारी संख्या अभाज्य में बना लिया आपने। तो मिलेगा क्या, 2 की पावर 2, 3 तो अकेला है तो 3 की पावर 1। 5 कितने हैं, 5 की पावर 3 हो जाएगा ना, 5 की पावर 3 है ये, तो 5 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 1। देखो सेम मिल गया भाई, 5 की पावर 3 थी, सेम मिल गया। आप किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ से सेम आएगा। आपसे कहा सम गुणनखंड, तो 1 2 भाई साहब को बाहर ले लो, बचेगा क्या, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। पावर्स में एक एक जोड़ दो, तो 2, इसमें भी एक जोड़ोगे 2, 3 में एक जोड़ोगे 4, 1 में एक जोड़ोगे 2, तो 2 दूनी 4 चौके 16 दूनी 32। आंसर कितना आएगा, 32, ऑप्शन नंबर सी। यार बड़े एडवांस हो रहे हो तुम लोग, टोटल भी निकाल के दे रहे हो और ऑड भी निकाल के दे रहे हो, क्या बात है, क्या बात। गले मिलने का मन कर रहा है तुमसे, क्या करूं मैं, मजबूर हूं ऑनलाइन की वजह से। एक झप्पी तो दे देता अब तक मैं तुम्हें। ये सवाल करिए, क्या होगा बच्चे इस सवाल का उत्तर, बताएंगे। बताएंगे बच्चे इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई साहब। तो क्या कह रहा है बच्चा, मंगल ग्रह से दिखा पढ़वा, इसका कमेंट बहुत देर से कर रहा है भाई सोनू। ऊपर 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 और ऊपर, ऊपर। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो भाई 2025 की पावर 3, 2025 की पावर 3 बताना है। इसके सम और विषम गुणनखंड कितने होंगे, ऑड एंड इवन फैक्टर कितने होंगे, बताइए बच्चे। जल्दी से बताओ। देखो आपको मैं कुछ रूल्स लिखवाता हूं, सर्ड्स इंडिसिस के, घातांक करने के कुछ रूल्स है जो यहां पर थोड़े से हमारे काम आएंगे। अगर मैं a की पावर m और उसकी पावर n, बीच में ब्रैकेट है, ये मैंने आपको उसमें भी सिखाया था, याद करो, याद करो किसमें, यूनिट डिजिट में। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर m गुणा n, ठीक है। अगर कहीं आपको इस तरीके से दिया हो a गुणा b की पावर m, कुछ इस तरीके से, और यहां a गुणा b है, तो भैया ये पावर a के पास भी जाएगी और ये पावर b के पास भी जाएगी। अगर ऐसा कहीं है a गुणा b की पावर m, सपोज मैं ये लिख दूं 2 गुणा 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, इसका मतलब ये होता है। ओके, ये लिख लेना। चलो
करते हैं भैया। सबसे पहले 2025 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो, 2025 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो। 2025 को कैसे तोड़ेंगे? 2025 2 से जाएंगे, 2 से तो नहीं जा सकते, 2 से कैसे कट जाएगा? अंतिम अंक 5 है, तो 5 से जाएंगे, 5 चौके 20, 0 5 पूरे 25, 5 से जाएंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से जाएंगे 27 तिया 81, फिर 3 से जाएंगे 3 नाम 27, फिर 3 से जाएंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएंगे 3 एकम 3। तो 3 की कितनी पावर है? 4। तो 3 की पावर 4, और 5 की कितनी पावर है बच्चा? 2। 5 की कितनी पावर है? 2, और इन सब की पावर कितनी है? 3। अब ये सेकंड वाला रूल लगा दो, ये सेकंड वाला रूल लगा दो। सेकंड और फर्स्ट दोनों का कंबाइंड रूल लग जाएगा, दोनों का कंबाइंड रूल लग जाएगा, दोनों का कंबाइंड। जो फर्स्ट रूल लिखवाया है कि अगर ऐसे ब्रैकेट में है तो आपस में गुणा हो जाती हैं, और अलग अलग है तो हर किसी के पास पावर आ जाएगी। तो भैया क्या करेंगे? ये 3 पावर 4 से गुणा होगी, 4 से गुणा होगी तो 3 की पावर बन जाएगी 12, और ये 2 भी 3 से गुणा होगा तो 5 की पावर हो जाएगी 3 दूनी 6। बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो में जवाब दो। मैंने सबसे पहले क्या किया? 2025 को इस तरीके से तोड़ा, और मैंने लिखा 3 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 2, और ये पावर 3 थी सवाल में, तो मैंने इस पावर 3 को लगा दिया। अब मैंने आपको 2 रूल लिखवाए। मैंने कहा अगर ये इस तरीके से है तो आपस में पावर गुणा हो जाती है, और ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या गुणा में है और उनकी पावर है, तो वो पावर दोनों के पास चली जाती है। तो यहां मैं क्या करूंगा? 3 की पावर 4 है और सबसे बाहर 3 है, तो 4 तिया 12, और 5 की करेंगे तो 5 दूनी 3 दूनी 6। ये चीज आपको क्लियर है? बस हो गया सवाल। आपसे कहा विषम गुणनखंड। भाई साहब जहां भी विषम नाम आप सुनोगे ना, आप 2 से दुश्मनी कर लोगे। जहां भी आप विषम पावर सुनोगे आप 2 से दुश्मनी कर लोगे। और अगर 2 से दुश्मनी कर ली हमने, और 2 से दुश्मनी क्या, 2 तो है ही नहीं यहां पर भाई, 2 तो है ही नहीं यहां पर, तो फिर क्या दुश्मनी और क्या दोस्ती? बताओ, क्या दुश्मनी और क्या दोस्ती? अगर आप ये कहो कि मैं अंबानी से नहीं मिला क्योंकि मैं उससे मिलना नहीं चाहता, इस बात का कहीं तुक लगा? आप मुझे बताओ। मैं अंबानी से नहीं मिला क्योंकि मैं मिलना ही नहीं चाहता अंबानी से, इस बात का क्या मतलब हुआ भैया? तुम मिलना नहीं चाहते, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो यहां 2 से दुश्मनी का क्या मतलब है भाई? जब 2 है ही नहीं तो किस बात की दुश्मनी? तो जो भी फैक्टर आएंगे वो हमारे ऑड ही आएंगे, यानी कि 12 + 1 गुणा 6 + 1, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 13 गुणा 7। आप कहेंगे 91 होंगे विषम गुणनखंड ऑड। और जब 2 है ही नहीं तो इवन फैक्टर कितना होगा ये आप बताओ, नहीं तो कुटाई होगी तुम्हारी कैमरे में से आगे, क्योंकि मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं। जब किसी फैक्टराइजेशन में 2 है ही नहीं तो इवन फैक्टर कितने होंगे? जल्दी से बताओ। किसी फैक्टराइजेशन में 2 है ही नहीं तो वहां सम गुणनखंड कितने होंगे? सर वहां कोई सम गुणनखंड होगा ही नहीं। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं सम गुणनखंड कितने होंगे, सर वहां तो 2 होना जरूरी है, और जब 2 है ही नहीं तो सम गुणनखंड तो सर 0 होंगे। कितना? 0। तो भैया ये ऑप्शन हटा दो, सम गुणनखंड 2 है, ये हटा दो, 0 और 0। लेकिन हमारे पास विषम गुणनखंड कितना आ गया? 91, और ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91। यानी कि इवन फैक्टर तो 0। और क्यों 0 है इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है। इसका कारण भी पता होना चाहिए कि सम गुणनखंड 0 क्यों है। क्योंकि मेरे पास 2 का कोई पावर नहीं है यहां पर, इसीलिए यहां सम गुणनखंड 0 होंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे नहीं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अक्सर हम लोग सम गुणनखंड पढ़ते हैं,
विषम गुणनखंड पढ़ते हैं, टोटल गुणनखंड पढ़ते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड को बड़े हल्के में हम लोग ले लेते हैं। आज हम अभाज्य गुणनखंड को, आपने अब तक अगर कहीं पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि पावर में एक भी नहीं जोड़ना होता है, सीधी सीधी जो भी पावर है उनको सीधा सीधा जोड़ दो, वही अभाज्य गुणनखंड है। यही पढ़ा होगा ना। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम पावर को प्लस करते हैं, उसमें 1 प्लस नहीं करते हैं। उन बच्चों से कह रहा हूं जिन बच्चों ने कहीं पढ़ा है, जो फ्रेशर है कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ पढ़ो। तो टॉपिक है बच्चा हमारा अभाज्य गुणनखंड। अभी मैं आपको गुणनखंडों की संख्या ही सिखा रहा हूं, कल की क्लास में हम योग सीखेंगे, गुणनखंडों का योग, बहुत आसान है, देखना कल। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स यानी कि आप अगर किसी संख्या के गुणनखंड निकाल रहे हो तो उसमें कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, कितने गुणनखंड अभाज्य हैं। लेट सपोज बच्चे मैंने यहां पर लिखा 42 और मैं कहूंगा कि बताओ 42 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अपने उसी तरीके से चलेंगे जो हमने पहली क्लास में पहला तरीका देखा था, यानी कि सबसे पहले वो संख्या निकालो जो जिनके पहाड़े में 42 आता हो, वो संख्या निकालो जिनके पहाड़े में 42 आता हो। बताओ जिनके पहाड़े में 42 आता होगा, भैया क्या एक सबका यूनिवर्सल गुणनखंड है? आप कहेंगे यस सर। 2 के पहाड़े में 42 आता है? यस सर। 3 के पहाड़े में 42 आता है? 14 तिया 42, यस सर। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 सत्ते 42। 7 के पहाड़े में आता है, 7 छिंग 42। 8 के में नहीं आता, 9 10 11 12 13। 14 के में आता है, 14 तिया 42। 21 के में आता है सर, 21 दूनी 42 और खुद 42, खुद 42, क्या खुद 42। तो आप यहां देख पा रहे हो भाई साहब कि इतने सारे फैक्टर हो गए। हमें मतलब नहीं है टोटल कितने गुणनखंड हैं, इसमें सम कितने हैं, विषम कितने हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो तो हम सीख लिए 2000 साल पहले, मैंने आपको पढ़ा दिया वो तो। यहां मैं अभाज्य गुणनखंड ढूंढूंगा, वो संख्या जो अभाज्य है। और ये आप जानते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है भैया? एक अभाज्य थोड़ी होती है, एक 2 होती है, एक 3, एक 7, और तो कोई अभाज्य संख्या नहीं है, और तो कोई अभाज्य संख्या नहीं है ना। केवल और केवल 2, 3 और 7 जो संख्या या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, वो अभाज्य होती है। तो यहां हमें अभाज्य गुणनखंड मिले 2, 3 और 7 अभाज्य गुणनखंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास 3 होंगे? हमारे पास कितने होंगे? प्राइम फैक्टर 3 होंगे। यस, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको, ये तो चलो हमने यहां देख लिया, लेकिन क्या सर हम हर बड़ी संख्या को भी इस तरीके से देखेंगे? नहीं। अब मैं यहां आपको 42 को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, 42 को ही लिखवाता हूं, 42 से ही आप समझेंगे। बच्चे 42 को मैंने लिखा 6 सत्ते 42, यानी कि 6 को मैंने लिखा 2 गुणा 3, 2 तिया 6, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब मैं यहां देख सकता हूं बच्चे कि मैंने जो यहां फैक्टराइजेशन करता हूं वो अभाज्य संख्या के ही फैक्टराइजेशन करता हूं। अभाज्य संख्या भाई, जितने भी यहां बेस जो होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाई थी, फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जो भी बेस होता है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है, यहां 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है, यहां 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो जितनी इनकी पावर होगी ना, अभाज्य गुणनखंड भी उतने ही होंगे। ये आपस में एक दूसरे से गुणा होकर कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बनाएंगे। देखो जब मैं 6 के गुणनखंड निकाल रहा था, सामने देखो 2 तिया 6, याद कराता हूं पहली क्लास में मैंने क्या लिखवाया था। मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ऐसे लिखवाया था। मैंने आपसे कहा था कि भैया इनके जो फैक्टर बनेंगे ना वो आपस में ऐसे गुणा होके बनते हैं।
ऐसे गुणा होके सिखाया था मैंने। लेकिन यहां अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात कहूंगा तो अगर संख्या आपस में गुणा होगी तो वो अभाज्य थोड़ी बचेगी, वो एक कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या बन जाएगी। भाई आप देखो, 2 3 से गुणा होगा 6 बनेगा, 2 1 से गुणा होगा 2 बनेगा। तो कभी भी दो संख्या आपस में गुणा होती है वो अभाज्य नहीं बचती, वो कंपोजिट हो जाती हैं। इसीलिए हम यहां जितनी इनकी पावर होती है उन्हीं को ही केवल प्लस करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 1 + 1 + 1 3 होंगे। इसीलिए जो इनकी पावर है उन्हीं को ही हम गुणा करेंगे। अब इसको मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखवाता हूं। अगर मेरे पास n बराबर a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r अगर है, जहां पर a b c क्या है, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या है a b c, तो जो भी इनकी पावर होगी भैया वही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड जो भी होंगे ना, यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो जस्ट पावर को आपने जोड़ देना है। p + q + r, ये आपके प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जो भी आपकी इनकी पावर होगी ना, कोई +1 करके गुणा नहीं करना आपने, वही संख्या प्लस करके लिख देनी है अभाज्य। प्लस क्यों नहीं करना? क्योंकि प्लस करने का मतलब है कि आप उनको पेयर्स में भी ले रहे हो। जैसे अभी मैंने 6 के आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और अगर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुए ना तो ये गुणनखंड अभाज्य नहीं बचेंगे, ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे भाज्य। जैसे देखो यहीं पर देखो, ये 14 है, ये किससे गुणा होके बना होगा, 2 × 7। भाई 14 2 × 7 होकर बना होगा ना, इस 2 और इस 7 की गुणा हुई होगी तब जाकर ये 14 बना होगा। क्या 14 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य है? आप कहेंगे नहीं। देखो यहां पर देखो, इस 21 को देखो, ये 3 × 7 है, ये इस 3 और इस 7 को गुणा होकर बना होगा। क्या 21 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है 21? नहीं है। तो कभी भी दो संख्या आपस में गुणा होंगी तो वो अभाज्य नहीं, एक भाज्य बन जाएंगी। इसीलिए मैंने केवल और केवल उन्हीं संख्या को लिया है जो अभाज्य हैं, जो किसी से पेयर नहीं बनाती हैं, तो सीधा सीधा पावर को आपने जोड़ देना है। ओके सर, +1 +1 +1 कैसे आया? वही तो मैंने बताया आपको दीपिका जी कि यहां पर जो भी 2 की पावर है वो लिख दो, 3 की पावर है वो लिख दो, 7 की पावर है वो लिख दो, या आपके 3 गुणनखंड रहेंगे जो कि ये रहे आपके 1 2 और 3। बाकी जितने भी गुणनखंड बचे हैं ना, देखो बाकी चाहे 6 चाहे 14 21 42 जितने भी गुणनखंड है वो दो संख्याओं से गुणा होकर बने होंगे। भाई 6 जो है ये 2 × 3 होकर बना है, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जो भी आपका 2 3 और 7 की पावर रहेगी 1 1 1, वही हमारे अभाज्य यानी कि प्राइम गुणनखंड होंगे। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे, यहां मैं आपको सवाल देता हूं, क्या ये रहा सवाल, बताओ जल्दी से। हाँ, बस ये चीज बच्चे आपने दिमाग में रखनी है कि ए बी और सी आपकी प्राइम नंबर रहने चाहिए, प्राइम नंबर रहने चाहिए, ए बी सी प्राइम नंबर रहने चाहिए। ये तो फर्स्ट क्लास से ही रूल मैं आपको बताता हुआ आया हूं। तो ये सवाल बताओ, अब बताओ जल्दी से। आप कहेंगे 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? तो 108 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो। भाई 108 को मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, और 9 को कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, 12 को कह सकते हैं 3 × 4, भाई 3 चौके 12 होता है, और 4 को कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर जोड़ दो आपस में, 2 और 1 3, 3 की पावर 3। या फिर आप इस 108 को इस तरीके से भी कर लेना,
यहां से भी इसी यही बनेगा। अब मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड, तो जब भी प्राइम फैक्टर्स की बात करूंगा ना, तो आपने प्लस वन करके गुणा नहीं करना है। 2 की जो भी पावर है वो लिख लो, 3 की जो भी पावर है वो लिख लो, और दोनों को आपस में क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। यानी कि मेरे पास 5 फैक्टर्स होंगे, 5 फैक्टर्स। गुणा नहीं करना, गुणा हमने ऑड फैक्टर इवन और टोटल फैक्टर में क्यों किया था सर? पावर्स को गुणा करते थे, क्योंकि गुणा करने का मतलब है हम मल्टीप्लीकेशन वाले फैक्टर्स को भी ले रहे थे आपस में। यहां अगर हम इनके आपस में अगर हम ये कहेंगे 2 गुणा 3 सर 6 फैक्टर होंगे, तो ये गलत है, ये गलत है बच्चे। गुणा का मतलब है आपने वो फैक्टर भी लिए जो किसी 2 संख्या को गुणा करके भी बने होंगे, किन्हीं 2 संख्या को गुणा करके भी बने होंगे, आपने वो फैक्टर लिए। हमें केवल और केवल पावर्स को जोड़ना है, ऐड करना है, ताकि हमें यह पता चले कि यहां 2 गुणनखंड अभाज्य 2 के होंगे, 3 गुणनखंड यानी कि 3 के होंगे, तो 3 और 2 5। आपका आंसर होगा कितना? 5। ये सवाल करो बच्चे जल्दी से, इस सवाल का जवाब बताएंगे सभी लोग। टाइम कितना बचा है? अभी 20 मिनट है। ओके, बताइए भैया। 108 के, हाँ आप निकाल भी सकते हो कौन कौन से 5 है, बिल्कुल सही बात है। 108 के बच्चे आप निकाल के देख लो भाई। 108 से कटने वाली संख्या देख लो, 108 से कटने वाली संख्या भैया, 1 के पहाड़े में आता है 108, 2 के पहाड़े में 108 आता है, 3 के पहाड़े में 108 आता है, 4 के पहाड़े में भी 108 आता है, 27 चौके 108। 5 के पहाड़े में 108 आता है, नहीं 5 के पहाड़े में 108 नहीं आता। 6 के पहाड़े में 108 आता है ना, 18 छिक्के 108। 7 के पहाड़े में 108 आता है क्या? नहीं आता। 8 के में 8 एकम 8, 2 8 के में नहीं आता। 9 के में आता है 12 निम्मा 108। 10 के में नहीं आता, 11 के में नहीं आता, 12 के में आता है 12 निम्मा 108। ऐसे तो बहुत सारे, हम 72 तक पहुंच जाएंगे। आप संख्या निकाल के देखना, कोई ना कोई आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देखो इसी तरीके से 72 तक 108 तक जाओ और फिर काउंट कर लेना, इस तरीके से आप निकल जाएंगे। इस सवाल को बताओ। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। बस याद रखना एक बात को कि भैया जो बेस है ना, जो बेस है वो हमारा प्राइम संख्या रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना बस। बच्चे यहां मुझे पता चला 6 की पावर 18 है, 7 की पावर 11 है और 9 की पावर 13 है। लेकिन 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 एक चीज है, एक चीज है क्या? यहां मुझे 6 जो बेस है ना वो प्राइम नहीं है,
वो अभाज्य बनाना पड़ेगा। यहां जो 9 है ना वो प्राइम नहीं है, वो अभाज्य बनाना पड़ेगा, वो अभाज्य बनाना पड़ेगा। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और उसकी पावर 18। 7 को तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 13, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 13। बस अब आप यहां करोगे तो 2 की पावर 18 अलग हो जाएगा, गुणा 3 की पावर 18 अलग हो जाएगा, 7 की पावर 11 अलग है और ये आपस में गुणा हो जाती हैं, 3 की पावर 26 हो जाएगा। आपने आपने सारे बेस को क्या बना लिया, अभाज्य। 3 की पावर को आपस में जोड़ दो तो 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 7 की पावर 11। क्या आपने सभी बेस को, क्या आपने सभी बेस को अभाज्य बना लिया? यस। और जैसे ही आपने सभी बेस को अभाज्य बनाया तो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे पावर्स को सीधा सीधा जोड़ देना है आपने। कितना होगा, 8 4 12 और 1 13, 4 और 2 6 और 1 7। आपका आंसर कितना होगा, 73। बिल्कुल सही जवाब है, 73 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 73 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये सवाल करो जल्दी से बच्चे, क्या होगा इसका जवाब? सभी लोग बताएंगे भाई? जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। बताओ 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 बताओ। 30 की पावर 211 गुणा 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? नौ को 3 गुणा 3 लिख लो, बात वही है, बात वही है, कोई फर्क अलग से नहीं पड़ेगा। मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, आप 3 गुणा 3 कर लो। देखो 30 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 10, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो 2 गुणा 3 गुणा 2 तिया 6 पंजे 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। मैंने अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया 30 को और पावर 211। अब इसको मैं क्या तोड़ सकता हूं, सुनो, इसकी मैं एक अलग से आपको कहानी सुनाता हूं 3003 की। देखो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 3003 गुणा 10, इसको 10 को तो मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3003 की मैं अलग से आपको एक चीज बताता हूं जो आपने दिमाग में रखनी है। क्या है, सामने देखना, सामने देखना बच्चे। 3003 याद रखना, अगर मैं यहां 3003 को ऐसे ले लेता हूं, मैंने यहां ले लिया, अगर मैं यहां 3 कॉमन ले लेता हूं या 3 से मैं इसका गुणनखंड बनाता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 1001। भाई मैं इसको लिख सकता हूं ना 1001 गुणा 3। और याद रखना ये बात आपको आगे भी काम आएगी। आगे भी जब हम पढ़ेंगे ना वो एलसीएम एचसीएफ भी हम पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ेंगे, वहां काम आएगी। 1000 जो मिलकर बना होता है, कौन कौन सी संख्या से मिलकर बना होता है, 7 गुणा 11 गुणा 13। 3 संख्याओं की गुणनखंड, 3 संख्या को आपस में गुणा, 3 संख्याओं का गुणनफल आपस में गुणा करके 1000 बनता है, 1001 सॉरी 1001 जो है वो 7 11 और 13 को गुणा करके 1000 बनता है। आप इनको गुणा करो, यही मिलेगा आपको, गुणा करो आपको यही मिलेगा, है ना। तो 3003 को मैंने क्या लिखा है भाई, 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये हमने 3003 के फैक्टराइजेशन कर लिए। तो 3003 के कितने हो गए, 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और भैया 10 को क्या लिखा था मैंने, 2 गुणा 5। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 211, 3 की पावर 211
और 5 की पावर 211 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 5। 2 की पावर को एक साथ ले लो बच्चे, 2 की पावर को एक साथ ले लो तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 212। 3 की पावर को एक साथ ले लो, 3 की पावर भी एक जुड़ जाएगी 212। 5 की पावर भी एक साथ ले लो, 5 की पावर भी एक जुड़ जाएगी 212। और फिर बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये सब एक एक पावर के हैं। बस आपसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड, सारी पावर को जोड़ दो। क्या करना है बच्चे, सारी पावर को जोड़ दो। 212 212 212 भाई 212 प्लस 212 प्लस 212 प्लस 1 1 1 यानी कि 3, तो ये जुड़ेगा 336 प्लस 3 कितना हो गया 636 प्लस 3 यानी कि 639। कितना होगा बच्चे 639। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अभाज्य गुणनखंड का बेस्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है जहां थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे, ये सवाल करिए, बताएंगे जरा। 9 की पावर 10, 10 की पावर 9, 8 की पावर 7, 7 की पावर 8। बताओ जल्दी से क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं भैया, हमें पता है 9 10 8 ये हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, हमें इन्हें अभाज्य में तोड़ना है। बच्चे 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, भाई 3 का वर्ग और उसकी पावर 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 उसकी पावर 9। बच्चा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, भाई 2 का क्यूब 8 होता है ना, उसकी पावर 7। और 7 को तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो अपने आप में अभाज्य संख्या है। ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, 3 की पावर 20, ये पावर अलग अलग आ जाएगी, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 की पावर 7 या 21 और 7 की पावर 8। 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 21 और 9 कितना होता है बच्चा 30। 3 की पावर कितना 20, 5 की पावर कितना 9 और 7 की पावर कितना 8। अब आप देखो क्या सारे के सारे बेस आपने अभाज्य संख्या में बदल लिए, और ये बदलने पड़ेंगे आपको, ये बदलने पड़ेंगे। ये 9 10 8 की पावर को जोड़कर अभाज्य संख्या आप नहीं निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड, आपको ये बेस प्राइम बनाने पड़ेंगे। अब आप जोड़ लो सबको, 30 20 9 और 8, ये आ जाएगा आपका 67। कितना आ जाएगा बच्चे 67, बिल्कुल सही जवाब है। एक और सवाल दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 77 नहीं आएगा 67 आएगा। चलो ये सवाल करो और फिर इसके बाद में एक बहुत गजब का और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। चलिए करेंगे जरा। 100 की पावर 100, 500 की पावर 100, 50 की पावर 100 और 40 की पावर 100। बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे, बहुत सारे आएंगे। देखो 100 को मैं क्या कह सकता हूं बच्चे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरो हैं, और इसकी पावर कितनी है 100। 500 को मैं क्या कह सकता हूं 5 गुणा 100, भाई 500 को 5 गुणा 100 कह सकते हैं ना, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है 100 गुणा। 50 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10, भाई 50 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 गुणा 10, और 5 गुणा 2 गुणा 5, 10 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5, उसकी पावर 100 गुणा। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे 4 गुणा 10, और 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी है 100, है ना भैया। 40 को मैंने क्या लिखा 4 गुणा 10, और 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर और इसको 2 गुणा 5। अब देखना सवाल की पावर्स बड़ी बड़ी हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावर्स को आपस में गुणा कर दो भाई। 2 की पावर कितनी होगी 100 दूनी 200 गुणा। 5 की पावर कितनी होगी 100 गुणा 200 गुणा। 5 की पावर कितनी होगी 100
गुणा 2 की पावर कितनी होगी, 2 गुणा 100, 200, 200, 5 की पावर भी 200 हो जाएगी, गुणा आगे चलो 5 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100, है ना भैया, वही किया मैंने। फिर 2 की पावर 200, फिर 2 की पावर 100 और फिर 5 की पावर 100। अब 2 की पावर को अलग जोड़ लो और 5 की पावर को अलग जोड़ लो। 2 की पावर को अलग जोड़ेंगे, कितना है भाई, 2 की पावर ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। जोड़ना जरा, 200 और 200 400 और एक 500 और 2 700 और एक 800, तो 2 की पावर 800। 5 की पावर कितनी है, 200 और 100 300 और 2 5 और एक 6 और एक 7, 7 और एक 8, 5 की पावर 800। अब 2 और 5 अभाज्य हो गए तो पावर सीधी सीधी जुड़ जाएंगी। 800 और 800 कितने, 1600, यानी कि 1600 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने, 1600 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1600 प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना गजब का क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स का। अब तक प्राइम फैक्टर्स आपने हल्के में लिए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक कॉन्सेप्चुअल सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर हमारी बाकी क्लास कल होगी। ओके, आपको लग रहा होगा ना कि यार ये बैच में तो क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली है, ये तो हमने नहीं पढ़ी अब से पहले। यस, तभी तो बच्चे, इसका नाम फाउंडेशन, और आप मेरे साथ जुड़े हो। इस बैच से जब आप निकल के जाओगे ना, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी मैथ्स में, लिटरली बता रहा हूं। आप मेहनत करना सीख जाओगे मैथ्स में, मेहनत करना। अभी आपको क्या चाहिए, अभी तक देखो, अब से पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की आदत रही होगी कि यार आसान आसान सवाल मिल जाएं और काम बन जाए, लेकिन आपकी हिम्मत है, आप इस बैच में जुड़े हो, आप ये कसम खाकर जुड़े हो कि यहां से जब मैं निकलूंगा ना, तो या तो मैथ्स ही रहेगा या मैं रहूंगा, ये सोच के निकले हो ना। 100% आपके अंदर यही 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 चीज डाउनलोड करके भेजूंगा मैं। ठीक है, चलिए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? अब काउंट करते फिरो, 2 अंकों की संख्या कितनी जिनके केवल 3 गुणनखंड है। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो देखने में लगेगा बहुत आसान है, लेकिन ये प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कॉन्सेप्ट मैं जैसे ही आपको बताऊंगा आप तुरंत समझ जाओगे, अरे वाह मजा आ गया। नहीं तो आप निकालते रहो। 2 अंकों की संख्या जिनके 3 गुणनखंड है, भाई 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, तो 10 से और 99 तक की संख्याओं के गुणनखंड निकालो और देखो ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड आ रहे हैं। निकालो, 10 से स्टार्ट करो संख्याओं के गुणनखंड निकालने, 99 पे जाकर रुकना, सुबह हो जाएगी। इसी काम में मैं सच बता रहा हूं, सुबह हो जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगा दिमाग। लेकिन ऐसे नहीं करना बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं, केवल जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या बताओ। कौन सी वो संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं? इसने कहा 3, वहां पे भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे, आप ही के थ्रू में ये कॉन्सेप्ट निकलवाऊंगा, आप ही के अंदर से, और वो निकल के आ गया। आप कह रहे हो सर अभाज्य संख्या होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर होते हैं जो या तो 2 अपने आप से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। तो वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ना। आप कहेंगे यस सर, जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, अभाज्य संख्याएं उनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो अपने आप और एक 1। लेकिन यहां तो 3 गुणनखंड वाली संख्या पूछी है। जरा मुझे बताना, कोई अभाज्य संख्या बताओ। 7, मैंने लिख दी 7, इसके कितने फैक्टर होंगे सर? 2, एक तो 1 और एक खुद 7, यही फैक्टर होंगे 2, 7। अब जरा 7 का स्क्वायर करो। अगर मैं 7 का वर्ग करता हूं
तो ये कितना मिलेगा 49। 49 के गुणनखंड कितने होंगे जरा गिनना, जल्दी से गिन के बताओ, आप लोग बताओ, संख्या में बताओ कितने गुणनखंड होंगे। 49 के कितने गुणनखंड होंगे आप मुझे बता दो जल्दी से। मैंने क्या क्या, मैंने कोई अभाज्य संख्या लिखी 7, आपने कहा सर 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य के, मैंने लिख दिया 1 और 7। ओके, मैंने कहा इसका स्क्वायर करना जरा, आपने कहा सर करते हैं। 7 का स्क्वायर किया आपने 49। अब मैंने कहा इस 49 के गुणनखंड बताओ कितने होंगे। आप काउंट करने लग गए, सर एक तो सबका होता है और एक 7 के पहाड़े में 49 आता है और फिर खुद 49 के पहाड़े में 49 आता है, तो कितने गुणनखंड हो गए, 3 फैक्टर्स मिले कि नहीं। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया बच्चे, ये चीज स्टार बनाकर लिखेंगे। यहां से केवल एक कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर सा निकल के आया कि सर हमेशा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो हमें 3 गुणनखंड मिलते हैं, 3 फैक्टर्स मिलते हैं। अभाज्य संख्या के स्क्वायर के ही 3 गुणनखंड होते हैं और किसी भी संख्या में 3 गुणनखंड आप निकाल ही नहीं सकते हो। केवल और केवल अभाज्य संख्या का ही जब आप स्क्वायर करते हो तो ही आपको 3 गुणनखंड मिलते हैं। 2 अंकों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं, 2 अंकों की। ऐसे तो आप 4 भी कह सकते हो, सर 1 2 4, 4 के भी तो 3 गुणनखंड है। मैं कह रहा हूं 2 अंकों की संख्या के पास आप जाना चाह रहे हो ना, 2 अंकों की। तो अभाज्य संख्या की आप प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो 3 गुणनखंड मिलेंगे। 2 अंकों की संख्या की उसने बात करी है, 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर बताओ जिसके केवल 3 गुणनखंड हो और वो प्राइम ना हो, नहीं है वो, है ना। तो यहां 7 का स्क्वायर। अब आपको कहा 2 अंकों की कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, तो जरा प्राइम संख्या, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि आपको अभाज्य संख्या का ही स्क्वायर करना है तो आपको 3 गुणनखंड मिलेंगे जो हमने एग्जाम्पल से यहां देखा, और वो 2 अंकों की संख्या रहनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भैया, 2 3 5 7 11 13 इसी तरीके से है। अब इनका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों की नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों की संख्या नहीं मिली। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 अंकों की संख्या है। 11 का स्क्वायर 121, 2 अंकों की नहीं है, ये 3 अंकों की पहुंच गई। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी है जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो आप कहेंगे सर 2 ही संख्या ऐसी हैं, एक तो 25 और एक 49। एक तो 25 और एक 49 जो कि 5 और 7 का वर्ग है। यही 2 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और इनके 3 यानी के 3 गुणनखंड यानी के 3 फैक्टर होंगे। 3 गुणनखंड यानी के 3 फैक्टर होंगे। 25 49 4 और 9 नहीं बच्चे, मैं आपसे 4 और 9 की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं 4 और 9 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं। सवाल ने 2 अंकों की संख्या पूछी है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, होमवर्क के लिए देता हूं। थोड़ा सा नीचे जाके है वो क्वेश्चन भाई, ये रहा क्वेश्चन, है ना भाई। ये क्वेश्चन आपके, इसका नंबर काट देते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे जाके है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कल बताएंगे जब मैं कल क्लास में आऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। कल पता है क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कल आते ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे को अभी तक हमने पढ़ा सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे आपने सुना होगा ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण घन हो, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो, ऐसे गुणनखंड जो 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 16 का मल्टीपल हो, 16 का गुणज हो, ऐसे गुणनखंड जो 8 से कटते हो, ऐसे गुणनखंड जो 10 से कटते हो। ये सवाल करेंगे, ये बहुत अल्टीमेट लेवल के सवाल होते हैं। फिर इनके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, फिर चलेंगे हम सम की तरफ, योग की तरफ। ओके, तो चलिए सर आया ना 35 का, हाँ 35 है, लेकिन वो
वो 35 क्या है, अभाज्य संख्या है क्या? 35 नहीं, 35 का कहां है? 35 के 3 गुणनखंड थोड़ी हैं, और 1, 5, 7 और 35 4 है। कहां? अच्छा, 35 के कहां 3 है? 1, 5, 7, 35 4 है। ठीक है, तो चलिए, अब ग्रुप आपका ओपन कर दिया होगा शायद टीम ने, तो मिलते हैं ग्रुप पे और आपस में बिल्कुल यार प्यार वाला डिस्कशन क्या करो। आप करते हो, आई होप, मैं देखता भी हूं, लेकिन ना पढ़ाई से रिलेटेड बात किया करो। बहुत सारे बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर ये पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करते हैं बच्चे ग्रुप पे। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं पर्सनली आपसे कहता हूं पढ़ाई से केवल एक दूसरे से कंपटीशन बनाओ। चलो आज मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे देता हूं कि ग्रुप में मैं अब अगले 7 दिन तक ये चीज वॉच करूंगा। जो भी बच्चा एक दूसरे के कमेंट के रिप्लाई करेगा, बहुत अच्छे से कमेंट के रिप्लाई यानी कि उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई करेगा एक दूसरे के, उस बच्चे को मैं ग्रुप एडमिन बना दूंगा। ग्रुप एडमिन यानी कि वो 24 घंटे मैसेज कर सकता है, एक दूसरे के आंसर्स दे सकता है। उन बच्चों को मैं ग्रुप एडमिन बनाऊंगा जो एक दूसरे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।